हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री बाय शुभम पर। आप देख रहे हैं एक ऐसा YouTube चैनल जो क्लास 12th केमिस्ट्री के ऑल टॉपिक्स के ऑल चैप्टर्स के वीडियोस आपको रेगुलर प्रोवाइड करता है, और वो भी पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब पूरा क्वालिटी कंटेंट मुफ्त में। जैसा कि अभी हमारी क्लास 12th केमिस्ट्री की ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस चल रही है, जिसमें ऑनलाइन क्लास के अंदर अभी हमारा हिंदी मीडियम में एक चैप्टर चल रहा है सेकंड वाला, जिसका नाम है विद्युत रसायन। इंग्लिश मीडियम की क्लासेस भी रेगुलर चल रही है। अगर आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो इंग्लिश मीडियम की क्लासेस भी चैनल पर अपलोड है, वहां से देख सकते हो। अगला हिंदी मीडियम की आज की क्लास के अंदर हम विद्युत रसायन चैप्टर का एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं, नैनस समीकरण। मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन होता है बोर्ड के हिसाब से, नैनस समीकरण, और बहुत सरल भी है। ठीक है, यहां से अगर आप पढ़ोगे तो डायरेक्ट आपको जो इसकी डेफिनेशन है वो तो आप खुद बना लोगे, केवल एक इक्वेशन याद रखना है। अगर वो इक्वेशन आपने याद रखी तो पूरा आप बना सकते हो। अब देखो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं, नैनस समीकरण। मैं देखो इसकी डेफिनेशन बताऊंगा, इसके एग्जांपल्स भी बताऊंगा, इसके उपयोग भी बताऊंगा, पूरा आज की क्लास में बताऊंगा। तो आपको ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखना है। लास्ट में इसके उपयोग भी बताऊंगा कि कहां पर इसका उपयोग किया जाता है, क्यों इसको हम पढ़ते हैं। ठीक, तभी शुरुआत करते हैं वाली क्लास। देखो सबसे पहले नैनस इक्वेशन, इसकी डेफिनेशन हम सबसे लास्ट में बनाएंगे। डेफिनेशन आप खुद बना लोगे। पहले यहां पर ये इक्वेशन कहां लगती है वो बताता हूं मैं। देखो मैंने यहां पर एक लिखा है, डेफिनेशन हम बना लेंगे बाद में। यहां लिखा मैंने, माना कोई अर्धशेल अभिक्रिया निम्न प्रकार से हो रही है। देखो अब अर्धशेल अभिक्रिया का मतलब क्या है। देखो पूर्ण शेल अभिक्रिया में क्या होता है, एनोड वाली अभिक्रिया भी आती है, कैथोड वाली अभिक्रिया भी आती है, ऑक्सीकरण भी आता है, अपचयन भी आता है। अपने को यहां पर केवल लेना है अर्धशेल अभिक्रिया। यहां पर मैं अर्धशेल वाली अभिक्रिया में लूंगा अपचयन वाली अभिक्रिया, मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाली अभिक्रिया। हमने माना कोई धातु है एम, इसका अपचयन हो रहा है, मतलब पहले से इसके ऊपर आवेश कितना है, एन प्लस आवेश है। एन प्लस का मतलब एक प्लस भी हो सकता है, दो प्लस भी हो सकता है, तीन प्लस कितना भी हो सकता है। हमने धातु मानी तो उसके ऊपर आवेश को भी मान लिया है। प्लस एन ई माइनस, मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे, तो एन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। मतलब यहां पर कितना आवेश है, एन आवेश है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने ग्रहण करेंगे, एन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे। तो बनेगा क्या, देखो जितना प्लस था उतना माइनस हमने ग्रहण करवा दिया। एन प्लस था तो एन माइनस को ग्रहण करवा दिया। तो अगर प्लस माइनस बराबर होता है तो कैंसिल हो जाता है। मान लिया यहां पर दो प्लस थे तो यहां पर हमने दो माइनस ले लिए, दो प्लस दो माइनस कैंसिल, केवल क्या बचेगा, एम बचेगा। और याद रखना, जब भी धातु के ऊपर प्लस माइनस आता है तो वो एकपस अवस्था में होती है, जलीय अवस्था में होती है। एकपस का मतलब जली होता है, एक का मतलब एकपस होता है, एकपस को हिंदी में जली बोलते हैं। और अगर उसके ऊपर कोई प्लस माइनस नहीं है, मतलब वो ठोस अवस्था में, सॉलिड अवस्था में, तो ये वाला सॉलिड हो गया, ये वाला क्या हो गया, एकपस हो गया। ये वाला ठोस हो गया, ये वाला क्या हो गया, जली हो गया। मतलब Mn2+ कहां पर है, जल के अंदर है, विलयन के अंदर है। और ये कहां पर है, इलेक्ट्रोड के ऊपर है। एम का मतलब क्या है, मेटल, और उस मेटल का इलेक्ट्रोड ले लिया। अब देखो ये मैंने एक अभिक्रिया लिखी है, इस अभिक्रिया के लिए अर्धशेल, इस अभिक्रिया के लिए नैनस समीकरण लिखता हूं। तो लिखा मैंने एक और लाइन, इस अभिक्रिया के लिए नैनस समीकरण इस प्रकार है, इस प्रकार है। अब देखो क्या होगी इसके लिए नैनस समीकरण। तो अब मैं जो एक समीकरण लिखूंगा, यह समीकरण आपको याद रख लेना है। अगर ये आपने याद रख ली तो पूरा नैनस समीकरण बन जाएगी, उसकी डेफिनेशन बन जाएगी, उसके एग्जाम्पल भी बन जाएंगे। अब देखो कैसे बनाते हैं। देखो यहां पर एक इक्वेशन याद रखना है। इक्वेशन होती है E बराबर E नोट माइनस 0. E नोट माइनस होता है RT अपॉन NF। यहां पर आता है log E, इधर आता है M, ये होता है सॉलिड, बटे में आता है M, ये होता है एक्वस। पूरा बताऊंगा आपको इसके अंदर क्या क्या दिया है। क्या दिया है इक्वेशन, E बराबर E नोट RT। यहां पर देखो log E, आपकी बुक के अंदर अगर आप देखोगे तो ऐसा दिया है, बुक वाला बता देता हूं। चलो ln दिया है, ln का मतलब log E होता है, ln log E दोनों एक ही होता है। ठीक, अब देखो यहां पर क्या दिया है, E का मतलब अगर आपने मेरी लास्ट क्लास देखी है तो मैंने उसके अंदर बताया था, E का मतलब होता है इलेक्ट्रोड विभव। तो यहां पर E का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोड विभव।
ई नोट का मतलब क्या है, मानक इलेक्ट्रोड विभव। फिर अगला आगे आर का मतलब क्या होता है, गैस स्थिरांक, आर का मतलब गैस स्थिरांक होता है। टी का मतलब ताप होता है। एन का मतलब होता है अभिक्रिया के अंदर भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखो यहां पर ये एन, कितने इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे, एन इलेक्ट्रॉन भाग ले रहे, तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या बोल देंगे, एन बोल देंगे। एफ के लिए याद रख लेना है, एफ का मतलब होता है फेराडे नियतांक या फेराडे स्थिरांक, ठीक है, इसका एक फिक्स वैल्यू होती है। फिर आगे एम, तो ये देखो एम, ये वाला क्या है, बड़ा कोष्टक लगा दिया। बड़े कोष्टक का मतलब होता है सांद्रता, बड़े कोष्टक का मतलब क्या होता है, सांद्रता। और ये एम क्या है, ठोस है, ठोस पदार्थ की सांद्रता। ये एम एन, यहां पर देखो एम एन प्लस आएगा ना, एम एन प्लस, एम एन प्लस। एम एन प्लस का मतलब क्या हो जाएगा, ये विलियन के अंदर जो है, विलियन के अंदर विद्युत अपघट्य होता है, तो ये एम एन प्लस का मतलब हो जाएगा विद्युत अपघट्य, और ये विद्युत अपघट्य की सांद्रता हो जाएगी। एक प्लस का मतलब जल ही, मतलब विलियन के अंदर ही है, जल के अंदर ही है। अब ये विद्युत अपघट्य क्या, अगर आप बोलो कि विद्युत अपघट्य क्या है, तो मैंने विद्युत अपघट्य के बारे में पूरा डिटेल में इसके पहले वाली क्लासेस के अंदर बता दिया है। जो विद्युत अपघट्य वाली क्लास अपलोड होगी उसमें जाकर आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में लिखा होगा थंबनेल के ऊपर विद्युत अपघट्य। अगर आपको विद्युत अपघट्य के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना है तो वहां से पढ़ सकते हो। और अगर आप डायरेक्ट ये वाली क्लास देख रहे हो तो अगर मेरी बात मानो तो पहले आपको पहले वाली क्लासेस देखना है, क्योंकि अगर पूरा बेसिक से पढ़ोगे तो अच्छा समझ में आएगा। बाकी ये वाला भी आपको मैं पूरी कोशिश करूंगा पूरा समझ में आ जाए, लेकिन अगर आप पूरा बेसिक से पढ़ना चाहते हो तो शुरुआत वाली क्लास से पढ़ना है। अब देखो ये हमने एक इक्वेशन लिख दी है, अब इसके अंदर अपने को कुछ वैल्यू रखना है। वैल्यू क्या है, ये जो एलएन है, एलएन, एलएन का मतलब होता है log ई, एलएन ये पूरा दिया है, इस पूरे को x मान लिया, इस पूरे को हमने कितना मान लिया, x मान लिया। एलएन, एलएन का मतलब क्या होता है, log ई, आगे x ऐसा कैसा होता है। अब log ex को जब हम बनाते हैं log 10x, log ex को क्या बनाते हैं, log 10x बनाते हैं, तो एक संख्या होती है उसका गुणा करना पड़ता है 2.303। और आगे ये आप ये बोलो कि सर ये log 10 बनाना ही क्यों है, क्योंकि आगे अपने को जो सवाल हल करना है, जो न्यूमेरिकल बनाना है, उनके लिए यहाँ पर log की वैल्यू क्या चाहिए, 10 में चाहिए, log 10 चाहिए। इसके लिए यहाँ पर हम ln की जगह क्या बनाते हैं, log 10 बनाते हैं। ln को ही log ex बोलते हैं, log ex को log 10x बोल देंगे, लेकिन उसके अंदर 2.303 का मल्टीप्लाई कर देना है। बस कुछ नहीं करना अपने को, ln की जगह कितना लिखना है, log 10x लिखना है। कैसे लिखेंगे, तो इसका यहाँ पर गुणा कर देंगे। देखो गुणा करने पर क्या बनेगा समीकरण, E बराबर क्या बन जाएगा, ई नोट माइनस, पहले क्या जाएगा 2.303, आगे आएगा RT बटे में क्या जाएगा NF। यहां पर ln की जगह क्या जाएगा log 10, और x की जगह पूरा आ जाएगा m सॉलिड बटे m n प्लस, और ये क्या हो जाएगा एक्वस, m ठोस, m क्या हो जाएगा जली। बस कुछ नहीं किया, RT ये इसका यहां पर मल्टीप्लाई करना था, मैंने RT के पहले लिख दिया, ये तो मल्टीप्लाई में ही है। 2.303 को बाद में लिखो या पहले लिखो, बात तो एक ही होता है। गुणा के अंदर 2 का गुणा 3 में करो या 3 का गुणा 2 में करो, बात तो एक ही होती है। 2 गुणित 3 लिखो, 3 गुणित 2 लिखो, बात तो एक ही होती है। तो वैसा वैसा यहाँ पर भी किया है, इसको पहले लिख दिया बाद में RT को लिख दिया, या RT को पहले लिख दो बाद में इसको लिख दो, बात एक ही होती है। इसलिए मैंने पहले किसको लिख दिया, संख्या को लिख दिया है। अब आगे, अब ये तो बन गया अपना एक दैनिक समीकरण। अब इसके अंदर पहले मैं इन सबके बारे में बताता हूं, फिर इस समीकरण को आगे ले जाते हैं। क्या क्या हो यहां पर, देखो सबसे पहले यहां कितने सारे ई है, ई का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रोड विभव, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रोड विभव, ये मैंने बता दिया लास्ट क्लास के अंदर, इलेक्ट्रोड विभव पूरा पढ़ा दिया है। फिर आगे एक और क्या दिया है, ई नोट, ई नोट का मतलब रहेगा मानक इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव। अगला देखो, अगला क्या दिया है, आर दिया है, आर का मतलब होता है गैस स्थिरांक, गैस स्थिरांक, गैस स्थिरांक की एक वैल्यू होती है, वो वैल्यू याद रखना है। आर बराबर होता है 8.314, इसकी इकाई होती है जूल, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स, ये पूरी वैल्यू याद रखना अपने, ये आगे रखना है ना। आर की वैल्यू कितनी होती है 8.314 जूल, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स। तो यहां तक आ गए हम आर तक। अगला टी वाला उधर लिख देते हैं। अगला टी बराबर होता है तापमान, तापमान लेना है यहां पर 298 केल्विन, ये भी फिक्स लेना है। फिर अगला एन का मतलब हो जाएगा अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ये इसको नीचे लिख देता हूं, ठीक है। यहां पर एन को यहां लिख दिया, अभिक्रिया में
भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो n का मतलब क्या है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब F यहां लिख देना, ऊपर जगह है। F का मतलब होता है फेराडे नियतांक। इसका एक फिक्स मान होता है 96,500 कूलाम। फेराडे नियतांक का मान कितना होता है, 96,500 कूलाम। लिख दिया 96,500 कूलाम। कहां तक आ गए हम, R हो गया, T हो गया, N हो गया, F हो गया। अब अगला log 10, तो ये तो लघुगणक होता है, मैथ्स की वैल्यू है। फिर अगला MS। MS का मतलब क्या होता है, देखो पहले बड़ा कोष्टक लगा दिया, फिर लिख दिया MS। इसका मतलब रहेगा, MS का मतलब रहेगा ठोस पदार्थ की, बड़े कोष्टक का मतलब होता है सांद्रता, तो यहां पर क्या लगा दिया, ठोस पदार्थ की सांद्रता। तो पूरा इसका मतलब क्या हो गया, ठोस पदार्थ की सांद्रता। फिर अगला ले लेंगे MN+, ये क्या रहेगा, एक्वस। इसका मतलब क्या रहेगा, ये एक्वस हो गया, मतलब विलियन के अंदर चला गया। विलियन के अंदर विद्युत अपघट्य होता है, तो यहां पर हम बोल देंगे विद्युत अपघट्य की सांद्रता। विद्युत अपघट्य की सांद्रता। देखो सबसे पहले M यहां पर जो सॉलिड था, इसका मतलब क्या था, ठोस पदार्थ की सांद्रता। फिर अगला Mn+ जो एक्वस था, इसका मतलब क्या है, विद्युत अपघट्य की सांद्रता। दोनों लिख दिया। देखो जहां तक है मैंने पूरा लिख दिया है। ये E का मतलब क्या होता है, यहां पर इलेक्ट्रॉन विभव, ये लिखा है। E0 का मतलब मानक इलेक्ट्रॉन विभव। R का मतलब गैस स्थिरांक, इसका मान यहां लिख दिया 8.314। T का मतलब क्या होता है, तापमान 298 केल्विन, इसको परम ताप भी बोल सकते हैं। F का मतलब क्या होता है, फेराडे नियतांक 96,500 कूलाम। N का मतलब होता है अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, वो भी लिख दिया। अगला M सॉलिड। देखो ठोस पदार्थ की सांद्रता, हमेशा याद रखना, ठोस पदार्थ की सांद्रता कितनी होती है, 1 होती है। ठोस पदार्थ की सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब सर इसका मतलब क्या, इसका मतलब भी बता दो। देखो जो ठोस पदार्थ की सांद्रता होती है, सांद्रता का में परिवर्तन का मतलब ये होता है कि अगर आप उसके अंदर पानी मिला रहे हो, पानी मिलाने पर वो पतला बन गया है या विलयन तनु हो गया है। अगर आपने पानी नहीं मिलाया तो क्या है, सांद्र हो गया, गाढ़ा बन गया है, तब उसकी सांद्रता में परिवर्तन होता है। अगर सांद्रता कम करोगे मतलब विलयन पतला हो जाएगा, अगर सांद्रता बढ़ाओगे मतलब विलयन गाढ़ा हो जाएगा। तो देखो ठोस पदार्थ है, एक धातु की छड़ है, बताओ धातु की छड़ को आपने विलयन के अंदर डाल दिया, पानी मिलाते गए, पानी मिलाते गए, पानी मिलाते गए, बताओ धातु की छड़ वो पूरे उसके अंदर फैलेगी क्या, पतली होगी क्या, तो नहीं होगी। जैसी धातु की छड़ है वैसी वैसी रहेगी, उसकी सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसी धातु की छड़ है ठोस है तो ठोस ही रहेगी, वो द्रव नहीं बनेगी। ठीक, तो इसीलिए जो ठोस पदार्थ की सांद्रता होती है उसका मान कितना होता है, 1 होता है, वो कभी भी नहीं बदलती है। नहीं बदलती तो हमने कितना लिख दिया, 1 लिख दिया। आइए समझ में। अगला फिर आगे, ये Mn+ का मतलब जो विद्युत अपघट्य रहेगा, Mn+ जो आयन होते हैं वो विद्युत अपघट्य होते हैं, तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, विद्युत अपघट्य की सांद्रता। सांद्रता क्यों लिखा, क्योंकि बड़ा कोष्टक लगा दिया तो सांद्रता हो गई। अब देखो ये हमने यहाँ पर इन सभी के बारे में लिख दिया है, जो था इन सभी के बारे में लिख दिया है। सभी के बारे में लिखने के साथ साथ मैंने 3 वैल्यू भी रखी है। 3 वैल्यू कौन सी, एक R की वैल्यू लिख दी यहाँ पर, एक T की वैल्यू लिख दी कितनी होती है 298, एक F की वैल्यू लिख दी कितनी होती है 96,500। अब अपने को R की जगह इतना रखना है, R की जगह क्या रखना है 8.314 यहां रख देंगे। T की जगह कितना रखना है 298 और F की जगह कितना रखना है 96,500। तो F की जगह कितना रख देंगे यहाँ पर 96,500। जब इन तीनों को रखेंगे 2.303 के अंदर इसका मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तब क्या आंसर आएगा वो अपने को बनाना है। तो देखो अगर मैं यहाँ पर डायरेक्ट आपको आंसर बताऊं तो डायरेक्ट समीकरण बता रहा हूं, आंसर क्या आएगा इसके अंदर, E बराबर E0 तो ऐसा कैसा रहेगा माइनस, जब आप 2.303 के अंदर R का मल्टीप्लाई करोगे, इतनी संख्या का मल्टीप्लाई करोगे, साथ में ये T का भी मल्टीप्लाई करोगे, साथ में F का मतलब क्या होता है 96,500। 96,500 से जब इसको डिवाइड करोगे तो डिवाइड करने पर एक आंसर आएगा 0.0591 बटे में कितना बच जाएगा केवल n, क्योंकि हमने यहां पर n की वैल्यू नहीं रखी, बाकी सारी वैल्यू रख दी है। अब देखो इन सबको करने पर ये आया। अगर आप ये करना चाहते हो कि कैलकुलेशन करके देखना है अपने को, तो आप घर पे 2.303 के अंदर 8.314 का मल्टीप्लाई करना, T का मतलब 298 का फिर मल्टीप्लाई करना, फिर इस पूरे के अंदर F का मतलब 96,500 से डिवाइड कर देना, तब जो आंसर आएगा वो ये आएगा, पूरा एक ही आंसर आएगा 0.0591, ये आंसर आएगा। अब मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई करने की जगह मैंने पहले ही मल्टीप्लाई कर दिया और उसका डायरेक्ट आंसर आपको बता दिया। अगर आपको मल्टीप्लाई करके देखना हो वो भी आप देख सकते हो। आगे देखो यहां तक हो गया। आगे क्या लिखा है log 10, ऊपर M, नीचे क्या लिखा है Mn+, ऊपर सॉलिड है, नीचे क्या है एक्वस है। अब देखो सॉलिड के लिए मैंने यहां लिखा है
ये सॉलिड के लिए सांद्रता कितनी होती है? 1 होती है, मतलब इसका मान कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो बचेगा क्या? ये बटे वाला, इसको लिख दो ऐसा के साथ। तो देखो पहले क्या लिखना है? log 10, ऊपर तो कितना बच गया? 1, और बटे में कितना बच गया? mn प्लस, और ये क्या बचा? एक्वस। ये बन गया, आया समझ में? ये बन गया अगली समीकरण। बस इससे आपके सारे उदाहरण बन जाएंगे। उदाहरण कैसे बनेंगे? देखो यहां उदाहरण लिख रहा हूं। उदाहरण कैसे बनाना है? जैसे मैंने एक अभिक्रिया लिख दी Cu2 प्लस प्लस 2e माइनस, क्या बना है? Cu। जब 2 प्लस आता है तो उसको एक्वस बोलते हैं, जब कोई आयन नहीं आता तो उसको सॉलिड बोलते हैं। देखो ये जो समीकरण है, इस समीकरण के लिए हम नेनस समीकरण बनाएंगे। ये जो मैंने एक अभिक्रिया लिखी है, इस अभिक्रिया के लिए हम क्या बनाएंगे? नेनस समीकरण। यहां पर देखो, ये ऊपर हमने ये एक अभिक्रिया मानी थी, माना कोई अर्धशेल अभिक्रिया निम्न प्रकार से हो रही है। अब मैंने माना नहीं है, यहां पर अभिक्रिया ही लिख दी है। अभी अभिक्रिया लिखी है, इस अभिक्रिया के लिए अपने को नेनर समीकरण बनाना है। यहां पर हमने माना था, इसके लिए इसके हिसाब से बना दिया। अब ये जो अभिक्रिया मेन जो अभिक्रिया ली है उसके लिए बना देते हैं। कैसे बनेगी? देखो सबसे पहले E और E नोट ये तो फिक्स वैल्यू होती है, ये कोई चेंज नहीं होगी, ये तो जो सवाल के अंदर है वो लिखना रहेगा। यहां पर अपने को इसके अंदर क्या क्या दिया है? देखो एक्वस वाले की सांद्रता दी है, मतलब Cu2 प्लस दिया है, तो Mn प्लस की जगह कितना रख देंगे? Cu2 प्लस रख देंगे। एक्वस तो वो ये भी एक्वस आ जाएगा। फिर अगला 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 2 है। देखो अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब n का मान कितना है? अपने पास 2 है, तो n की जगह कितना रख देंगे? 2 रख देंगे। फिर अगला है कॉपर, ये क्या है? ठोस है। ठोस पदार्थ की सांद्रता तो एक ही होती है, एक ही होती है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं। देखो इसके लिए 2 बना लेते हैं समीकरण। एक क्या बनेगा? E बराबर E नोट माइनस 0.0591 बटे में n की जगह कितना आ जाएगा? 2। फिर आगे आएगा log 10, ऊपर क्या आ जाएगा? कॉपर जो कि क्या है? सॉलिड है। नीचे क्या आ जाएगा? Cu2 प्लस जो कि क्या है? एक्वस। अब देखो इसके लिए समीकरण बन गई। अब आप बोलो सर आपने तो यहाँ पर ठोस के लिए 1 रखा था, तो वो भी आगे रखेंगे। आगे आपको पूरा क्लियर करके बता रहा हूं। यहाँ पर ये ऊपर ये रख दिया, ये वाला ऊपर आता है, ये वाला नीचे आता है। तीर से उधर वाला ऊपर आएगा, तीर से इधर वाला हमेशा कहाँ आएगा? नीचे आएगा। अब जो ठोस पदार्थ होता है उसकी सांद्रता 1 होती है, तो वो भी आपको पूरा क्लियर करके लिखते हैं। चूंकि Cu जब सॉलिड होता है तब उसकी सांद्रता कितनी हो जाती है? 1 हो जाती है। अब इसकी सांद्रता 1 रहेगी तो ऊपर 1 रख दो, तो क्या बनेगा? E बराबर E नोट माइनस 0.0591 बटे में तो 2 ही आएगा, log, फिर आगे कितना हो जाएगा? यहां पर 10, ऊपर आ जाएगा 1, और नीचे कितना आ जाएगा? Cu2 प्लस, और Cu2 प्लस आ जाएगा एक्वस। ये बन गई। बस यही तो अपने को बनाना था। पूरी इस उदाहरण के लिए अपने को क्या बनाना है? नेनस समीकरण बनाना है। ठीक, ये हमने एक अभिक्रिया लिख दी, इस अभिक्रिया के लिए मैंने क्या बना दिया? नेनस समीकरण बना दी। बस यही बनाना था अपने को। और नेनस समीकरण के अंदर अभी देखो, अभी तक मैंने डेफिनेशन नहीं लिखी। डेफिनेशन अब लिखेंगे। क्या बनेगी डेफिनेशन? अब आप भी बना सकते हो। ये पूरी नेनस समीकरण है। इसके अंदर E का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोविभव। E नोट का मतलब क्या है? मानक इलेक्ट्रोविभव। R का मतलब क्या है? गैस स्थिरांक। T का मतलब क्या है? परम ताप या तापमान। N का मतलब क्या है? अभिक्रिया में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या। F का मतलब क्या है? फैराडे नियतांक। M का मतलब क्या है? सॉलिड का मतलब ठोस पदार्थ की सांद्रता। Mn प्लस एक्वस का मतलब क्या है? विद्युत अपघट्य की सांद्रता। अब ये पूरा हमने पता है। अब देखो यहाँ पर ये पूरी समीकरण के अंदर इन सभी की वैल्यू होती है। अब अगर अपने को ये सारी वैल्यू पता है तो हम क्या निकाल सकते हैं? E निकाल सकते हैं। अगर अपने को E पता है, E नोट नहीं पता है, बाकी सारा पता है, तो E नोट निकाल सकते हैं। अगर अपने को ये सारा पता है, ये Mn प्लस नहीं पता है, तो ये भी हम निकाल सकते हैं। मतलब ये समीकरण क्या करती है? इन सभी के बीच एक संबंध बताती है। तो परिभाषा के अंदर भी वही लिख देंगे कि जो नेनस समीकरण होती है, यह समीकरण इलेक्ट्रोविभव, मानक इलेक्ट्रोविभव, गैस स्थिरांक, बाकी सभी का नाम भी लिख सकते हैं। हम कोई 2-4 का नाम लिख देंगे। क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रोविभव, मानक इलेक्ट्रोविभव, गैस स्थिरांक, फिर लास्ट में आ जाओ। इसका मतलब क्या होता है? विद्युत अपघट्य की सांद्रता। तो क्या होता है? मानक इलेक्ट्रोविभव, मानक इलेक्ट्रोविभव, गैस स्थिरांक और विद्युत अपघट्य की सांद्रता के बीच संबंध व्यक्त करती है। तो यह समीकरण इलेक्ट्रोविभव, मानक इलेक्ट्रोविभव, गैस स्थिरांक और विद्युत अपघट्य के विलयनों के बीच संबंध व्यक्त करती है। बस ये पूरी क्या हो जाएगी? इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। लिख देते हैं यहाँ पर। क्या डेफिनेशन रहेगी? ई से लिखना है, यहाँ पे लिखता हूं यह समीकरण, यह समीकरण इलेक्ट्रोड विभव कोमा मानक
इधर आ जाएगा इलेक्ट्रोड विभव। अगला क्या बोल सकते हैं, आर का मतलब होता है गैस स्थिरांक, अगला लिख दिया मैंने गैस स्थिरांक। व लास्ट वाला लिख दो विद्युत अपघट्य के विलयनों के बीच, विलयनों की सांद्रता लिख देना, की सांद्रता के बीच संबंध व्यक्त करती है, संबंध व्यक्त करती है। तो ये हो गई डेफिनेशन। कुछ नहीं करना था, अगर आपको ये समीकरण याद है, ये समीकरण याद है तो आगे पूरा बन सकता है। यहां तक ये समीकरण याद है, इसके बारे में पता है आपको, इनका मतलब क्या होता है, तो ये डेफिनेशन भी बन सकती है। ताश में लेना समीकरण क्या होता है, बहुत सिंपल समीकरण है, कुछ नहीं करना आपने को, एक ये याद रख लेना है। अगर ये आपने याद रख लिया, इसके सारे इनका नाम याद रख लिया, इनमें 2-3 की वैल्यू याद रख ली, तो पूरा यहां तक बन जाएगा। और अगर यहां तक बना दिया आपने, ये वाला आपको याद है, तो इससे आप डेफिनेशन बना सकते हो, जो कि मैंने अभी बनाई है। इलेक्ट्रोड विभव, यह समीकरण इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव, गैस स्थिरांक और विद्युत अपघट्य के विलयनों की सांद्रता के बीच संबंध व्यक्त करती है। संबंध व्यक्त करती है का मतलब इनमें से किसी का भी मान हम निकाल सकते हैं। तो ये बन गई पूरी निर्णय समीकरण। अब मैंने अभी आपको बताया था कि मैं इस क्लास के अंदर इसका उपयोग भी बताऊंगा, मैंने उदाहरण तक तो बता दिया है, अब उपयोग के लिए जगह नहीं है, तो उपयोग हम पढ़ेंगे अगली वाली क्लास में। अगली वाली क्लास के अंदर निर्णय समीकरण के उपयोग पढ़ेंगे, क्या क्या उपयोग होते हैं, इसके पूरे उपयोग अगली वाली क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो अगर आपको निर्णय समीकरण पूरा क्लियर हो गया हो, तो इसके मैंने पूरे हैंड राइटिंग नोट्स बना लिए यहाँ पर। अब ये नोट्स आप बना सकते हो। देखो अगर 4 नंबर में क्वेश्चन आया है तो आपको पूरा यहां तक लिखना है, एग्जाम्पल भी लिखना है, उदाहरण भी लिखना है, और पूरा यहां तक बनाना है, पूरी यहां तक लिखना है। तो अगर 4 नंबर में क्वेश्चन आ जाए एग्जाम के अंदर, तो पूरा आपने को 4 नंबर वाला मैंने यहां लिख दिया है। और अगर आपको नोट्स बनाना हो तो यहां से नोट्स बना सकते हो, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लग गया हो तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, साथ में अपने चैनल, आपके अपने चैनल केमिस्ट्री बाय शुभम को सब्सक्राइब भी करना है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। थैंक यू।